नमस्कार और SH Noent। में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक विकास की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कुछ कानूनों की एक सूखी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सत्ता के उस रस्साकशी की खेल की कहानी है जो लगभग 200 साल तक चली। हाँ बिल्कुल। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी जो लंदन से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय जो बहुत धीरे धीरे अपनी आवाज और अपने अधिकार मांग रहे थे। सही कहा। और हर कानून, हर एक्ट इसी खींचतान का एक नया अध्याय था। तो हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि कैसे इन कानूनों ने, चाहे अनचाहे में ही सही, आज के भारत की प्रशासनिक और संवैधानिक नींव रखी। ये केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की बहुत दिलचस्प यात्रा है। पहले सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर उसे धीरे धीरे बांटा गया। तो इस पूरी कहानी को हम दो बड़े हिस्से में बांट कर देख सकते हैं। हाँ, पहला दौर है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, जब एक व्यापारिक कंपनी भारत पर राज कर रही थी और ब्रिटिश संसद उस पर कह सकते हैं लगाम कसने की कोशिश कर रही थी। और दूसरा दौर जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू होता है, 1858 से 1947 तक, जब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। तो चलिए इस जटिल ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा दखल था, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें अचानक ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। अच्छा। हाँ, उसके अधिकारी तो निजी व्यापार करके मालामाल हो रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन कंपनी खुद बड़े घाटे में थी। हालत इतनी खराब थी? बहुत खराब। कंपनी को ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। तो लंदन में बैठे लोगों के लिए ये एक अलार्म था कि भारत में कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये एक्ट असल में कंपनी के कामों को रेगुलेट करने यानी पटरी पर लाने की एक कोशिश थी। अच्छा, तो ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। तो इस एक्ट ने जमीन पर क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव था केंद्रीकरण की शुरुआत। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को भी उसके अधीन कर दिया गया। अब बड़े फैसले कलकत्ता में लिए जाएंगे और बाकी प्रेसिडेंसीज उन्हें मानेंगी। हाँ, ये भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव थी। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। लेकिन सुना इससे एक नई ही सिरदर्दी शुरू हो गई। हाँ, एक बहुत बड़ी सिरदर्दी। एक्ट ने ये तो बता दिया कि एक गवर्नर जनरल होगा और एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन ये साफ नहीं किया कि किसका अधिकार कहाँ खत्म होता है। अच्छा, तो अधिकारों का टकराव? जी। नतीजा ये हुआ कि गवर्नर जनरल और कोर्ट के बीच लगातार झगड़े होने लगे। तो इसे सुलझाया कैसे गया? इसी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा, जिसने एक तरह से दोनों के बीच एक लाइन खींच दी। तो केंद्रीकरण का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और शायद 1833 के चार्टर एक्ट पर अपने चरम पर पहुंचा। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक? हाँ, और उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए नागरिक और सैन्य शक्तियां दे दी गई। इसका असली मतलब क्या था? इसका असली मतलब ये था कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह छीन ली गई। अब पूरे देश के लिए एक ही कानून बनेगा जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका भी तो बदल गई थी। बिल्कुल। इस एक्ट ने कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म कर दी। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था थी जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। कंपनी अब सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक कोई और बन चुका था। सही कहा। लेकिन एक विशाल देश को सिर्फ एक दफ्तर से चलाना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। क्या कंपनी के शासन का अंत भी इसी कठोर केंद्रीकरण के साथ हुआ? नहीं, और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 1853 के चार्टर एक्ट में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि एक ही बॉडी कानून बना भी नहीं सकती और उसे लागू भी नहीं कर सकते। इसलिए इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। अरे वाह,
मतलब सरकार के दो अलग अलग अंगों की सोच यहां से शुरू हुई। सही पकड़े। इसके लिए एक अलग 6 सदस्यीय भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, जिसे एक छोटी संसद की तरह काम करना था। और सिविल सेवाओं वाला बदलाव भी तो इसी में हुआ था। हाँ, एक और बड़ा बदलाव, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की गई। एक मिनट, खुली प्रतियोगिता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में भारतीयों के लिए एक समान अवसर था? परीक्षा तो लंदन में अंग्रेजी में होती थी और उम्र सीमा भी बहुत कम रखी गई थी। तो क्या ये एक तरह से भारतीयों को बाहर रखने का ही एक तरीका नहीं था? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सिद्धांतिक रूप से तो खुला था, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारतीयों के लिए इसमें सफल होना लगभग नामुमकिन था। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये था कि दरवाजा थोड़ा सा ही सही पर खुल गया था। ये वो पहली दरार थी जिससे बाद में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में दाखिल हुए। और फिर 1857 तो विद्रोह हुआ, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल। इसके बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम कहा गया। ये नाम कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता? ये नाम असल में एक तरह का प्रोपेगेंडा था। अच्छा। हाँ, इसका असली मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म करना और दुनिया को ये दिखाना कि अब ब्रिटेन सीधे तौर पर भारत की जिम्मेदारी ले रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यही था कि कंपनी राज खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और गवर्नर जनरल का पद भी तो बदल गया था। हाँ, गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गया, जो भारत में सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। और लंदन में भी एक नया पद बनाया गया था। जी, भारत के राज्य सचिव का पद, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारतीय प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। तो जो केंद्रीकरण 1833 में चरम पर था, अब वो पलट रहा था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने इस बदलाव को कैसे आगे बढ़ाया? इस एक्ट ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गईं, जो 1833 में छीन ली गई थी। हाँ, लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी चीज थी वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता देना। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी आज की जो हमारी कैबिनेट व्यवस्था है, जिसमें हर मंत्री के पास अपना एक मंत्रालय होता है, ये उसका शुरुआती रूप था। बिल्कुल, आप इसे हमारी आधुनिक कैबिनेट का परदादा कह सकती हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1859 में शुरू किया था। इसमें वाइसरॉय की परिषद के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा सरकारी विभागों का इंचार्ज बना दिया गया। और इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की बात भी हुई थी। हाँ, वाइसरॉय को कुछ भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार मिला। और लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नामित भी किया था। जी, 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक दिखावा था। मतलब इन सदस्यों के पास कोई खास शक्ति नहीं थी। वो ना तो सवाल पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे, बस चुपचाप बैठ सकते थे। तो 1861 में भारतीयों को विधान परिषद में लाया तो गया, लेकिन सिर्फ सलाहकार के तौर पर। जाहिर है इससे भारतीय राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा। क्या इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था 1909 का अगला सुधार, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं? बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी सक्रिय हो चुकी थी। मॉर्ले मिंटो सुधार नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने की कोशिश थी। तो इसमें क्या किया गया? इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफी बढ़ा दिया गया। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से सीधे 60 कर दी गई। और पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की सबसे ताकतवर बॉडी यानी कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। लेकिन इन सुधारों की सारी अच्छी बातों पर एक बहुत ही विवादास्पद प्रावधान ने पानी फेर दिया। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत ने। ये पृथक निर्वाचक मंडल शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? इसका असली मतलब क्या था जमीन पर? इसका मतलब बहुत सीधा और खतरनाक था। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की गईं और उन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को दिया गया। ओहो। इसने भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से धर्म के आधार पर बांट दिया। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक संस्थागत रूप था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल।
और इसका जहर भारतीय राजनीति में कितनी गहराई तक फैला, ये हमें दशकों बाद विभाजन के समय दिखाई दिया। खैर, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दुनिया बदल गई। फिर आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टफोर्ट सुधार। इसका घोषित उद्देश्य था भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना। इसके तहत केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका बनी, जैसी आज हमारी संसद है। और प्रांतों में एक बहुत ही अजीब और उलझी हुई व्यवस्था लागू की गई, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। ये सुनने में ही बड़ा जटिल लगता है। ये जटिल था भी। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित में क्या था और हस्तांतरित में क्या था? आरक्षित विषय जैसे वित्त, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये गवर्नर के पास रहे, और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग तो दे दिए गए, लेकिन उन विभागों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यानी वित्त और नीतियों को लागू करने के लिए पुलिस, ये दोनों ही गवर्नर के पास थे। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तो एक ऐसी गाड़ी देने जैसा था जिसमें स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में है, लेकिन इंजन और ब्रेक किसी और के पास है। यही वजह है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि असली ताकत अभी भी गवर्नर और उसके अंग्रेज सलाहकारों के हाथ में थी, और जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसका भी विस्तार कर दिया गया। हाँ, अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों तक कर दिया गया। भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अब हम उस कानून पर आते हैं जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बना, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कहा जाता है कि ये बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ये ब्रिटिश भारत के लिए बनाया गया सबसे लंबा कानून था। इसका सबसे बड़ा सपना था एक अखिल भारतीय संघ बनाना, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें सब शामिल हों। लेकिन ये सपना तो कभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इसने प्रांतों के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया, है ना? हाँ, इसने प्रांतों में उस बेकार हो चुकी द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। मतलब प्रांतों को अपने दायरे में काफी हद तक आजादी से काम करने का मौका मिला। और जब हम शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच, तो ये सुनने में बिल्कुल आज के संविधान जैसा लगता है। सही कहा। इस एक्ट ने पहली बार शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये ढांचा तो सीधे सीधे हमारे आज के संविधान की 7वीं अनुसूची का ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, आज हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, उसकी नींव भी इसी 1935 के कानून ने रखी थी। अच्छा। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, वो सीधे उस 1935 के कानून से आया, जिसे हमारे अपने नेताओं ने उस वक्त पूरी तरह से नकार दिया था। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है। उन्होंने इसे क्यों नकारा था? इसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई। नेहरू ने इसे गुलामी का एक नया चार्टर और बिना इंजन वाली मशीन जिसमें ब्रेक बहुत मजबूत हैं कहा। और जिन्ना को डर था कि एक मजबूत केंद्र वाले संघ में मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो दोनों ने इसे खारिज किया, लेकिन अपने अपने कारणों से। वो फिर हम आज़ादी के करीब आते, जब भारत का अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन सभा के अंदर ही ये बहस छिड़ गई कि क्या हम सिर्फ दूसरे देशों के संविधानों की नकल कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर आरोप था। पीएस देशमुख जैसे सदस्यों ने सभा में कहा कि हम सिर्फ 1935 के एक्ट और दूसरे देशों के संविधानों से चीजें उठा कर जोड़ रहे हैं, जो कि अपमानजनक है। उनका कहना था कि इसमें कुछ भी मौलिक या भारतीय नहीं है। जी। इस आरोप का जवाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसे दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, बहुत ही शानदार तरीके से इसका बचाव किया। उन्होंने कहा, उधार लेने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। किसी के पास संविधान के मौलिक विचारों पर कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। वो कह रहे थे कि संविधान के बुनियादी सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने आगे समझाया कि ये अंधाधुंध और दास्तापूर्ण नकल नहीं है। संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधानों से केवल वही चीजें लीं जो भारत की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल थीं, और उनमें जरूरी बदलाव भी किए। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगी? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि एक शेफ दुनिया भर से बेहतरीन सामग्री लेता है,
लेकिन वो उनसे एक ऐसी डिश बनाता है जो स्थानीय स्वाद के अनुरूप हो। हमने भी वही किया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, लेकिन उन पर भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमाएं भी लगाएं। एक मजबूत केंद्र वाला संघ ढांचा कनाडा से लिया। हाँ, जो भारत की विविधता को देखते हुए जरूरी था। और समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ये थी भारत के संवैधानिक विकास की कहानी। ये कोई सीधी सड़क नहीं थी, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण और अधिकारों की मांग के बीच एक लगातार चलने वाली रस्साकशी थी। हर एक्ट ने, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना हो, उस इमारत में एक ईंट जोड़ी जिस पर अंततः स्वतंत्र भारत का संविधान खड़ा हुआ। 1861 के पोर्टफोलियो सिस्टम से हमें कैबिनेट सरकार का आइडिया मिला। तो 1935 के संघीय ढांचे ने शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा दी। बिल्कुल, ये एक क्रमिक विकास था जो गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि 1935 का अधिनियम, जिसे ब्रिटिशों ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बनाया था और भारतीय नेताओं ने जिसे एक मत से अस्वीकार कर दिया था, अंततः हमारे संविधान का मुख्य ढांचा बना। एक शाही कानून से विरासत में मिली ये रूपरेखा आज भी भारत के लोकतांत्रिक कामकाज और उसकी व्याख्या को कैसे प्रभावित करती है।